थ्री आई एटलस बस अभी हमारे सन के पास से गुजरा है और इस क्लोज एनकाउंटर ने हमारे इंटरस्टेलर विजिटर के बारे में कुछ ऐसा रिवील किया है जो इसके ट्रू नेचर की मिस्ट्री को और भी गहरा कर देता है। अगर ये चीज एक कॉमेट है तो ये आज तक का सबसे अजीब कॉमेट है जो हमने देखा है, और अगर ये कुछ और है तो दुनिया को जल्द ही पता चलने वाला है, क्योंकि थ्री आई एटलस अब हमारी तरफ आ रहा है। युग वचन की वीडियो में आपका स्वागत है। इस इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट के अभी 2025 ने आने पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस है, क्योंकि ये साल एक ऐसा वक्त है जब हमारा सन अपनी पीक एक्टिविटी एक्सपीरियंस कर रहा है। हम इस पीरियड को सोलर मैक्सिमम कहते हैं और ये हर 11 साल में सिर्फ एक बार आता है। इस पीक के दौरान सन का सरफेस उन जायंट स्टॉर्म्स में बदल जाता है जो सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शंस प्रोड्यूस करते हैं, जो बेसिकली तब होता है जब सन के एटमॉस्फेयर का एक बड़ा चंक स्पेस में ब्लास्ट हो जाता है। इनमें से कई सोलर इजेक्शंस अर्थ को हिट करेंगे और यही वजह है कि पूरी दुनिया में लोग 2025 के दौरान नॉर्दर्न स्काई में और भी ब्राइट और वाइब्रेंट ऑरोरास देख रहे हैं। वो सन के टुकड़े हैं जो हमारे अपने एटमॉस्फेयर से टकराकर बाउंस हो रहे हैं। हमारा सोलर मैक्सिमम अक्टूबर 2024 में शुरू हुआ था और ये टिपिकली लगभग 1 साल तक चलता है, तो हम अभी बस उस पीक से बाहर आ रहे हैं और यही वो वक्त है जब थ्री आई एटलस अपना अप्रोच कर रहा है। किसी भी कॉमेट के लिए, चाहे वो इंटरस्टेलर हो या नहीं, उसकी लाइफ साइकिल का सबसे इंटरेस्टिंग टाइम वो होता है जब वो किसी स्टार के करीब से गुजरता है। हम इस फेज को पेरीहीलियन कहते हैं, जब ऑब्जेक्ट और सन के बीच का डिस्टेंस सबसे कम होता है। इस दौरान उस ऑब्जेक्ट पर हीट, रेडिएशन और कोरोनल मास इजेक्शंस के फॉर्म में एनर्जी की बम्बार्डमेंट हो रही होती है। तो वही चार्ज्ड पार्टिकल्स जो सन से निकलकर नॉर्दर्न लाइट्स क्रिएट करते हैं, वो थ्री आई एटलस को भी हिट कर रहे हैं। इस फेज से पहले थ्री आई एटलस को ढंग से देख पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो बहुत दूर था। एक नई इमेज है जो बस अभी नासा ने इस हफ्ते रिलीज की है, और यह एक्चुअली थ्री आई एटलस का अब तक का हाईएस्ट रेजोल्यूशन फोटोग्राफ है जो कभी लिया जाएगा, क्योंकि इसे मार्स के ऑर्बिट में घूम रहे एक सैटेलाइट ने कैप्चर किया था, उस क्लोजेस्ट डिस्टेंस पर जहां ये ऑब्जेक्ट किसी भी प्लैनेट के सबसे करीब आएगा। तो हम काफी होपफुल थे कि इससे कुछ नई डिटेल्स या इनसाइट्स मिलेंगी कि थ्री आई एटलस असल में क्या है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बड़े फजी व्हाइट डॉट जैसा दिखता है, कोई बहुत कैप्टिवेटिंग इमेज नहीं है और अनफॉर्चुनेटली कोई बड़ी मिस्ट्रीज रिवील नहीं हुई है। लेकिन मेरे साथ बने रहिए, हमारे पास बस 1 मिनट में इससे कहीं बेहतर चीजें आने वाली हैं। अब आपने शायद सुना होगा कि हम थ्री आई एटलस को नहीं देख पाए जब वो सन के पास से गुजरा, क्योंकि अर्थ सोलर सिस्टम के ऑपोजिट साइड में फंसी हुई थी, और ये काफी हद तक सच है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। अर्थ के ऑर्बिट में 2 सैटेलाइट्स हैं जो ऐसे वेरी स्पेशल टेलीस्कोप से इक्विप्ड हैं जो डायरेक्टली सन में घूरने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये एक्चुअली काफी सिंपल है। आप बस टेलीस्कोप के बीच में एक डिस्क लगा देते हैं जो सन के सरफेस के साथ परफेक्टली लाइन अप हो जाती है। ये सबसे ब्राइट लाइट को ब्लॉक कर देती है और आपको स्टार के आसपास का एटमॉस्फेयर देखने अलाउ करती है, जिसे हम कोरोना भी कहते हैं। ये हमारे लिए सन के वेदर पैटर्न्स को मॉनिटर करने और सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शन जैसी चीजों को स्पॉट करने का एक ग्रेट तरीका है। लेकिन ये हमें सन के आसपास उन ऑब्जेक्ट्स को देखने भी अलाउ करता है जो वरना उसके सरफेस की ब्राइट लाइट के पीछे छुपे होते। तो अमेरिकन गोज और यूरोपियन सोहो सैटेलाइट्स पर लगे स्पेस बेस्ड कोरोनोग्राफ्स को यूज करके हम उन चेंजेस को ऑब्जर्व कर पाए जो थ्री आई एटलस ने एक्सपीरियंस किए जब वो अपने पेरीहीलियन से ट्रेवल कर रहा था। सन की तरफ अप्रोच करते वक्त जो पहली चीज हुई वो थी ब्राइटनेस में रैपिड चेंज। थ्री आई एटलस लाइट के साथ ग्लो करने लगा। ऑफ कोर्स किसी स्टार के करीब जाने वाले ऑब्जेक्ट का ब्राइटर दिखना सेंस बनाता है, लेकिन ये कोई सटल इंक्रीज नहीं था। ये एक बहुत ही ड्रामेटिक राइज था, जिसमें ये ऑब्जेक्ट कुछ ही दिन पहले के मुकाबले अबाउट 400 टाइम्स ब्राइटर हो गया। सन के पास से गुजरने वाला एक टिपिकल कॉमेट ब्राइटनेस में 10 से 100 टाइम्स के बीच में इंक्रीज एक्सपीरियंस कर सकता है। डिपेंड करता है कि वो कितना करीब जाता है। तो जो थ्री आई एटलस ने किया वो हमने पहले कभी भी देखी गई किसी भी चीज से कहीं ज्यादा एक्सट्रीम था। लेकिन ना सिर्फ ऑब्जेक्ट बहुत ब्राइटर हुआ, बल्कि इसने फिर से अपना कलर भी चेंज कर लिया। अब जब हमने गर्मियों में पहली बार थ्री आई एटलस को ऑब्जर्व करना शुरू किया था, तो उसके सरफेस से रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट मोस्टली रेड थी। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो नेकेड आई को रेड दिखेगा। ये बस ये कहता है कि लाइट का स्पेक्ट्रम किसी और कलर के मुकाबले रेड कलर के ज्यादा करीब था। एक कॉमेट के लिए ये नॉर्मल है, क्योंकि कॉमेट्स गैस और डस्ट के क्लाउड से घिरे होते हैं। हम इसे कोमा कहते हैं, और वो डस्ट अक्सर बहुत सारी रेड लाइट रिफ्लेक्ट करती है। क्योंकि थ्री आई एटलस के पास भी गैस और डस्ट का कोमा है, तो रेड कलर एक्चुअली सेंस बनाता था इस ऑब्जेक्ट के बारे में उन कुछ नॉर्मल चीजों में से एक, जब तक कि थ्री आई एटलस मिस्टीरियसली अर्ली सितंबर में ग्रीन नहीं हो गया। और हमें अभी भी नहीं पता कि इसने ऐसा क्यों किया। लेकिन फिर जैसे जैसे ये सन के करीब गया,
इसने एक्चुअली फिर से कलर चेंज कर लिया ग्रीन से ब्लू में। ये काफी वियर्ड है क्योंकि हम टिपिकली एक्सपेक्ट करते हैं कि एक नेचुरल कॉमेट जैसे जैसे सन के करीब जाएगा वो और भी ज्यादा रेड होता जाएगा। रेफरेंस के लिए यहाँ एक कलर स्पेक्ट्रम है, तो आप देख सकते हैं कि ग्रीन कहाँ बीच में है, और अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लाइट रेड की तरफ शिफ्ट होगी तो ब्लू तक पहुंचने के लिए इसे एक्चुअली टोटल ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। अब जब हम ब्राइटनेस में हुए मैसिव चेंज को हाईली अनयूजुअल कलर चेंज के साथ कंबाइन करते हैं तो हमारे पास सिर्फ कुछ ही नेचुरल एक्सप्लेनेशंस बचती हैं। एक ये है कि 3i एटलस ने अचानक ब्राइट ब्लू गैस का एक मैसिव नया क्लाउड रिलीज करना शुरू कर दिया। हमें एग्जैक्टली श्योर नहीं है कि वो किस तरह की गैस होगी। ये डेफिनेटली किसी कॉमेट की रिलीज करने के लिए नॉर्मल चीज नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि ये अननेचुरल है। एक्सप्लेनेशन 2 ये होगी कि ये एक ब्रेकअप इवेंट की शुरुआत है, कि सन ने एक्चुअली 3i एटलस को डिस्ट्रॉय कर दिया है और हम इसे छोटे टुकड़ों में फ्रैक्चर होते हुए देख रहे हैं। अगेन, किसी कॉमेट के साथ ऐसा होना अनयूजुअल नहीं है। उनमें से कई इनर सोलर सिस्टम में ट्रैवल करते वक्त टूट जाते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ ऐसा मामला नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी 3i एटलस को दूसरी तरफ से इंटैक्ट बाहर आते हुए देख चुके हैं। ऑफ कोर्स इन सब के लिए एक थर्ड एक्सप्लेनेशन भी हो सकती है, लेकिन इसके लिए शायद आप अपने सर को टिन फॉइल के टुकड़े से सिक्योर करना चाहेंगे। अगर कोई ऐसी चीज थी जो 3i एटलस ने अब तक की है जो एलियन इंजन टेक्नोलॉजी को इंडिकेट करेगी, तो वो यही है, क्योंकि अकेले सन ने ये चेंज क्रिएट नहीं किया, ये ऑब्जेक्ट के अंदर से आया। और अगेन, ये सिर्फ गैस भी हो सकती है, लेकिन फिर हमें एक्सप्लेन करना होगा कि 3i एटलस आगे क्या करता है। ब्लू लाइट के ब्राइट फ्लैश के बाद ये ऑब्जेक्ट एक्चुअली अपना कोर्स चेंज करता है। जैसे ही 3i एटलस सन के साथ अपने पेरीहीलियन में एंटर करता है, ये पहली बार नॉन ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एक्सपीरियंस करना शुरू करता है। मतलब ये अपने खुद के प्रोपल्शन से मूव कर रहा है, और ये चीज फास्ट मूव कर रही है। सन का मैसिव ग्रेविटी वेल किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को इफेक्ट करेगा जो उसके पास आता है, हम ये जानते हैं, और ये कुछ ऐसा है जिसे हम इजीली प्रिडिक्ट और अकाउंट कर सकते हैं। लेकिन उस प्रिडिक्टेड चेंज के बाहर कुछ भी नॉन ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की कैटेगरी में आएगा, जिसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट फास्टर, स्लोअर, अप, डाउन, डायगोनल जा सकता है, फर्क नहीं पड़ता, बस मूवमेंट सन की ग्रेविटी से अलग होनी चाहिए। अब हम एक्सपेक्ट करेंगे कि कॉमेट सन के साथ अपने पेरीहीलियन के दौरान नॉन ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एक्सपीरियंस करे। ये वियर्ड नहीं है, क्योंकि कोमा में रिलीज होने वाली सारी गैस की टेंडेंसी होगी कि वो कॉमेट को थोड़ा इधर उधर पुश करे। ये बात बिल्कुल सेंस बनाती है। लेकिन 3i एटलस से जुड़ी इतनी सारी चीजों की तरह ये ऑब्जेक्ट की मूवमेंट का एक्सट्रीम नेचर है जो इसे अननेचुरल के रूप में स्टैंड आउट कराता है। सोलर सिस्टम के थ्रू जब हमने 3i एटलस को ऑब्जर्व किया, उस पूरे टाइम ऑलमोस्ट 0 डिटेक्टेबल एनजीए था। इसने सन की तरफ अपने अप्रोच पर पूरे रास्ते एक परफेक्टली स्ट्रेट कोर्स मेंटेन किया। ये एग्जैक्टली नॉर्मल नहीं है, क्योंकि ज्यादातर कॉमेट्स थोड़ा वॉबल करते हैं जैसे जैसे वो अपने कोमा से गैस और डस्ट रिलीज करते हैं और इवेंचुअली एक टेल फॉर्म करते हैं। फिर जब वो सन के जितना करीब आते हैं, वो डायरेक्शन में उतना ज्यादा चेंज एक्सपीरियंस करते हैं जैसे और ज्यादा स्टफ स्पेस में रिलीज होता है। लेकिन किसी भी कॉमेट ने 3i एटलस जैसी ड्रास्टिक एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस नहीं की है। उस दिन जब 3i एटलस सन से अपने क्लोजेस्ट डिस्टेंस पर था, जो कि अक्टूबर 29 को था, ऑब्जेक्ट को सन से दूर डायरेक्शन चेंज करते हुए ऑब्जर्व किया गया बाय अ डिस्टेंस ऑफ 135 किलोमीटर्स, और वो कंबाइंड हुआ सन के रिलेटिव 60 किलोमीटर्स की एक्सेलरेशन के साथ। तो हमें मिलता है कंबाइंड टोटल ऑफ अबाउट 200 किलोमीटर्स ऑफ एनजीए पर डे। अब इसका क्या मतलब है? वेल, हम इंटरस्टेलर कॉमेट 2i बोरिसॉव को देख सकते हैं, जो इस तरह की चीज के लिए हमारे पास क्लोजेस्ट कंपैरिजन होगा, और उस ऑब्जेक्ट को अबाउट 100 किलोमीटर्स पर डे की नॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन करते हुए ऑब्जर्व किया गया था। 3i एटलस का सिर्फ आधा। यह एक हैम्पल के लिए एक ज्यादा टिपिकल सोलर सिस्टम कॉमेट जैसे हेल-बॉब को यूज करें, जो पावरफुल आउटगैसिंग वाला एक बड़ा ऑब्जेक्ट था 3i एटलस के सिमिलर। लेकिन उस कॉमेट ने एटलस के लिए ऑब्जर्व किए गए एनजीए का अमाउंट का सिर्फ 1% एक्सपीरियंस किया। तो 3i एटलस पर सन का इफेक्ट इसे ब्राइटर, ब्लूअर और इसे किसी भी और ऑब्जर्व किए गए कॉमेट से भी तेज मूव करा रहा है। ये पहले से ही काफी स्ट्रेंज है, लेकिन फिर ये होता है। यहाँ 3i एटलस की एक फोटो है जो नवंबर 8 को सन के साथ उसके क्लोजेस्ट एनकाउंटर के कुछ ही दिन बाद ली गई थी। और अब हम ऑब्जेक्ट के कोर से बाहर शूट होती हुई गैस का ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो हम यहाँ मिडिल में जो देख रहे हैं वो 3i एटलस के चारों तरफ वो ब्राइट ग्लोइंग हेलो है जो हर डायरेक्शन में अराउंड 500,000 किलोमीटर्स तक फैला हुआ है। लेकिन फिर हेलो से और आगे एक्सटेंड होते हुए गैस के कम से कम 7 डिस्टिंक्ट जेट्स हैं जो स्पेस में फायर हो रहे हैं।
ये जेट्स मोस्टली सन से दूर पॉइंट कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास अभी भी कुछ छोटे जेट्स हैं जो डायरेक्टली सन में शूट कर रहे हैं। ये अनयूजुअल है क्योंकि हम जानते हैं कि ज्यादातर कॉमेट्स एक टेल फॉर्म करते हैं। अगेन हम हेल बॉब को एग्जाम्पल के तौर पर यूज कर सकते हैं, जो अपनी वेरी लार्ज और डिस्टिंक्ट टेल के लिए जाना जाता है। और आप देख सकते हैं कि उस टिपिकल कॉमेट टेल के अंदर एक्चुअली 2 डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स हैं। एक मोस्टली डस्ट है और दूसरा मोस्टली गैस है। क्योंकि गैस डस्ट से लाइटर होती है, ये थोड़ा ऊपर राइज करती है, लेकिन वो दोनों हमेशा सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, जो कि सन से दूर होती है। वो सेंस बनाता है, लेकिन 3i एटलस का बेसिकली कोई टेल न होने से लेकर सन की तरफ और उससे दूर ब्लास्ट हो रहे इन 7 जेट्स तक जाना, ये बस रियली अनयूजुअल है। इन गैस के जेट्स का ऐसा डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर होना भी थोड़ा अजीब है, क्योंकि 3i एटलस एक रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है। ये हर 16 आवर्स में एक बार स्पिन करता है। तो अगर ये सरफेस से निकलने वाले बस रैंडम पफ्स ऑफ गैस होते, तो रोटेशन उन सबको एक बड़ी फजी टेल में स्मीयर कर देता, एक नॉर्मल कॉमेट की तरह। लेकिन किसी तरह 3i एटलस पर ये जेट्स इतने पावरफुल हैं कि स्पिन करते हुए भी अपने दम पर स्टैंड आउट कर रहे हैं। हालांकि ये ज्यादा देर तक नहीं चला। 3i एटलस की बस एक दिन बाद की अगली इमेज पर चलते हैं और अब ये फिर से बिल्कुल डिफरेंट दिख रहा है। वो छोटे जेट्स अब मर्ज होकर उसमें बदल गए हैं, जो एक जायंट गैस प्लूम जैसा दिखता है। ये अब उसके करीब है, जिसे आप एक नॉर्मल कॉमेट टेल कह सकते हैं, लेकिन साथ ही ये वैसा बिल्कुल भी नहीं है। एक लॉन्ग फैन शेप्ड फजी स्ट्रीक के बजाय 3i एटलस से निकलने वाली टेल आग से उठते हुए धुएं जैसी ज्यादा दिखती है। ये लार्ज प्लूम सन से दूर मूव कर रहा है और मेजरमेंट्स इसे लेंथ में जस्ट अंडर 3 मिलियन किलोमीटर्स पर रखते हैं, जो कि सिर्फ 24 आवर्स में शो होने के लिए एक प्रिटी जाइगैंटिक स्ट्रक्चर है। अब और भी इंटरेस्टिंग, अगर आप इमेज को ध्यान से देखें तो बड़े प्लूम से ऑपोजिट डायरेक्शन में बाहर आती हुई गैस की एक दूसरी प्लूम है, एंटी टेल। ये लेंथ में अबाउट 1 मिलियन किलोमीटर्स के करीब है और ये सन की डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब आपको याद हो सकता है कि गर्मियों में ऑब्जर्व की गई 3i एटलस की पहली ऑड कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक थी एंटी टेल या सन फेसिंग एमिशन की फॉर्मेशन, जो किसी भी कॉमेट के लिए हाईली अनयूजुअल है। लेकिन उस वक्त जब हमने पहली बार 3i एटलस के आसपास एंटी टेल देखी थी, ये तब भी सोलर सिस्टम में मार्स और जुपिटर के बीच काफी डीप बाहर था। तो जो एनर्जी ये सन से रिसीव कर रहा था, वो तब भी रिलेटिवली वीक थी। सन न सिर्फ हीट और लाइट बनाता है, बल्कि ये सोलर सिस्टम में रेडिएशन की वेव्स भी भेजता है। ये सब कंबाइन होकर एक तरह से सोलर विंड की तरह एक्ट करता है, जो सन से दूर ब्लो करती है। और यही वो फोर्स है जो टिपिकली एक कॉमेट की टेल को शेप देती है। लेकिन अब जबकि 3i एटलस इनर सोलर सिस्टम से मूव कर रहा है, अभी भी सन से अपने क्लोजेस्ट डिस्टेंस के काफी करीब है, और फिर भी इस रिलेटिवली ह्यूज सन फेसिंग टेल को पुश आउट करना मैनेज कर रहा है। ये बस उस तरह की चीज नहीं है जो एक नॉर्मल कॉमेट करेगा। और ये फैक्ट कि 3i एटलस ने डेब्री के इन मल्टी मिलियन किलोमीटर लॉन्ग प्लूम्स में इतनी सारी गैस और डस्ट लूज करना मैनेज किया है, फिर भी इंटैक्ट रहने और प्रेशर के नीचे ब्रेक अपार्ट ना होने में मैनेज किया है, ये हमें बताता है कि ये एक एक्सट्रीमली मैसिव ऑब्जेक्ट है। 3i एटलस के एक्चुअल साइज को लेकर काफी डिबेट रही है, जिसका मतलब है गैस और डस्ट के बड़े क्लाउड के अंदर का ऑब्जेक्ट खुद। कंजर्वेटिव साइड पर इसे एटमोस्ट 5 किलोमीटर्स वाइड माना जाता है, शायद कम, लेकिन दूसरे एस्टिमेट्स ने इसे समथिंग मोर लाइक 10 किलोमीटर्स अक्रॉस पर रखा है। और हमने जो देखा है उस हिसाब से ये केस होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है। ये इसे पहले इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट ओमुआमुआ से 20 टाइम्स बड़ा और दूसरे इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट 2i बोरिसोव से 10 टाइम्स बड़ा बनाता है, जो ऑलरेडी उस साइड पर था जो हम सोचते थे कि एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट केपेबल है। और फिर बिलियंस इन बिलियंस ऑफ ईयर्स तक इंटरस्टेलर स्पेस के थ्रू ट्रिप सर्वाइव करने वाली इतनी बड़ी चीज की प्रोबेबिलिटी को समझना इंपॉर्टेंट है। ये सेंस बनाता है कि कोई छोटी चीज शायद स्क्वीक थ्रू कर जाए और किसी चीज को हिट करना अवॉइड कर दे, लेकिन ये जितना बड़ा होता जाता है वो उतना ही अनलाइकली होता जाता है। और फिर इस चीज का ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसे वक्त पर हमारे सन के ठीक पास से उड़कर जाना, जहां हम एक्चुअली इसे ऑब्जर्व करने में और ये क्या है ये पहचानने में एबल है, वो 1 in a million है। तो भले ही 3i एटलस कुछ भी हो, एक रॉक, एक एलियन, एक वियर्ड कॉमेट, ये अनडाउटेडली एक बहुत ही स्पेशल ऑब्जेक्ट है। और यही वजह है कि नासा के साइंटिस्ट्स अभी इतनी मेहनत कर रहे हैं ये ट्राई और फिगर आउट करने के लिए कि हम एग्जैक्टली किस चीज को देख रहे हैं। उनके पास पूरे सोलर सिस्टम में स्पेसक्राफ्ट हैं जो महीनों से 3i एटलस को देख रहे हैं, मेजरमेंट्स ले रहे हैं, डेटा भेज रहे हैं, और अब ये उसके अंदर की स्टोरी को समझने की कोशिश करने का मामला है। ये करने का कोई फास्ट और इजी जॉब नहीं है, और हम बहुत लकी होने वाले हैं कि हमारे पास दिसंबर 19 को 3i एटलस के बारे में और जानने का एक और ग्रेट अपॉर्चुनिटी होगा। उस वक्त ग्राउंड पर और स्पेस में हमारे सभी मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप्स इस ऑब्जेक्ट पर फिर से ट्रेंड होंगे, और कोई नहीं बता सकता कि हमें क्या मिलने वाला है। ये प्रोबेबली कुछ ऐसा होने वाला है जो आप देखना चाहेंगे।